हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ एट योर होम। ठीक है, एंड चलिए फिर से आपका एक बार वेलकम है इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आज हम लोग क्लास 12th के बायो को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपका बायो जो है यानी कि बायोलॉजी, ये स्टार्ट होता है बेसिकली सेल से। यानी कि इसके कंसेप्ट की बात करें तो इसका कंसेप्ट जो है ना आपका सेल पे छुपा हुआ रहता है कि अगर हमने सेल को अच्छे से समझ गया ना तो क्या होगा कि बायो भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी की स्टडी करते हैं। बायो में हम लोग नॉन लिविंग तो स्टडी नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कोई भी हो सकता है, आपका प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रो एनिमल हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका बेस हम लोग क्लास 11th में देख चुके हैं। तो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि किस तरह से बना है, वो कौन से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके कारण पूरा बिल्डिंग बना, यानी कि बॉडी का बिल्डिंग बना है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग। ठीक है, बॉडी के जो बिल्डिंग बना है दैट इज द सेल। एवरीबॉडी नोज, यस। तो जैसे कि हम सभी को जानते हैं कि आपका जो है हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है तो वो सेल से बना हुआ रहता है। अगर हम बात करेंगे सेल के सेंटर में या इसका कंट्रोल सेंटर, तो हम लोग इसको न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस हमने भी कह दिया। तो जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सेल का डिस्कवरी हुआ था ना आपके इस बायोलॉजी के फील्ड में, बहुत बड़े क्रांति लेकर आया था, है ना। तो सेल जो है डिस्कवर हुआ, आप पढ़े होंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। फिर सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ, जो बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना, जो आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इस न्यूक्लियस के अंदर हम जाकर देखें सेल के न्यूक्लियस, तब न्यूक्लियस में हम लोग को क्या मिलेगा। तो इस न्यूक्लियस में आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे कहते हैं क्रोमेटीन, जो बाद में क्या होता है कि ये आपका क्रोमोसोम, जो बाद में आपका क्रोमोसोम में ये डेवलप होता है। ठीक है, सेल से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हम गए यहाँ पे क्रोमोसोम। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। तो इनके बारे में भी डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, लेकिन नाम कुछ और साइंटिस्ट ने दिया था, जैसे कि इसका नाम जो है बेसिकली वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने इनको दिया था नाम, वॉल्डेयर। तो देखिए किस तरह से सेल आया, सेल से फिर न्यूक्लियस आया, फिर न्यूक्लियस से आपका यहाँ पे क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होती है, ये क्रोमोसोम भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये क्रोमोसोम की फिर कंपोजिशन को देखा गया, तो क्रोमोसोम जो है बेसिकली बनी हुई होती है दो चीजों से। ठीक है, एक तो इसमें आपका होगा यहाँ पे डीएनए, और एक दूसरा होगा आपका प्रोटीन। दोनों ही जो है वो क्रोमोसोम को बनाती है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है, अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो जनरेशंस होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करके क्या बनाते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सेम काइंड बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसके जो ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर जो डिटरमाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में अगर हम लोग उसको डिटेल से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम में एक्चुअली क्या होता है, दैट इज डीएनए। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डीएनए की से, तो जैसे कि आपको दो आइटम दिख रहा होगा, एक डीएनए, एक प्रोटीन्स। इस दोनों के बीच काफी फाइटिंग हुई थी। ठीक है, डीएनए बोला नहीं हम जीतेंगे क्योंकि हम जाएंगे आगे, हम जो है इनहेरिटेंस करेंगे। इधर से प्रोटीन बोल रहा है नहीं हम जीतेंगे क्योंकि हम आगे जाएंगे, है ना, और हम जो है इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले करेंगे। तो दोनों में काफी फाइटिंग हो गई, बहुत सारे झगड़े हो गए। ठीक है, साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गया कि किसको विनर बनाया जाए, किसको जिताया जाए। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी थे इस दोनों के बीच में, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, है ना, बहुत सारे राउंड लड़ने के बाद ये
आपका ये बताया गया कि बेसिकली क्या है ना कि डीएनए जो है ना भाई उसको यहाँ पे विनर घोषित किया जाए, क्योंकि डीएनए ही मेन है जो इनहेरिटेंस करता है, यानी कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कहा गया। आई बात समझ में? तो वो तो देखेंगे हम लोग कि वो लड़ाई कैसी थी, कितने राउंड चली, कौन से साइंटिस्ट ने इसको पास किया, ठीक है, वो सारे हम लोग इस मैकेनिज्म को देखेंगे। तो बेसिकली अभी फिलहाल ये समझ जाते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इट मींस कि डीएनए है जो हमारे यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम लोग हैं कोई भी हो, तो उसके जो जनरेशन होते हैं, उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग जो होंगे, उसके प्रोजेनी जो होंगे, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करेगा यानी कि ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज डीएनए। ठीक है, तो डीएनए को हम यहाँ जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। तो इट मींस कि डीएनए आपका यहाँ क्या रोल कर रहा है प्ले? तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस कर रहा है। तो आपने ठीक पढ़ा होगा जेनेटिक्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यूनिट में क्लास 12th की द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से या क्या क्या रूल है, क्या क्या थ्योरीज हैं जिसके कारण जो आपका इनहेरिटेंस होता है, जिसमें बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन था मेंडल का। पढ़े थे ना आप मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चला कि आपका जो इनहेरिटेंस होता है वो इस तरह से होता है, जो भी पैटर्न होगा वो आप लोग वहां पढ़े होंगे, मेंडल के द्वारा दिया गया था। अब यहां पर ये देखना है कि ये डीएनए जो है ना ये क्या है। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो इनहेरिटेंस हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है, उसके मॉलिक्यूलर बेसिस को देखें अगर कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उसके स्मॉल यूनिट क्या हैं जिसके कारण वो इनहेरिटेंस हो रहा है, या उस इनहेरिटेंस को करने वाला सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है, तो हम यहाँ पे डीएनए देखते हैं। यानी कि अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हम लोग किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। द चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इतना अच्छा नाम लगा सुनने में, काफी लंबा नाम भी है ना। चलिए तो हम लोग चैप्टर नाम को मेंशन कर देते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे किस तरह से कैसे कैसे इन किए हैं। हम लोग ने सेल को देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को देखा। अब इतने में भी नहीं हम लोग पीछे हटे, इतना में भी हम लोग को क्या बोलते हैं कि हैप्पी नहीं हुए, तो फिर हम लोग क्रोमोसोम को भी देखे और क्रोमोसोम के अंदर गए तो मालूम चला कि डीएनए और आपका प्रोटीन है। फिर हम लोगों ने अब जो है अब डीएनए को डिसाइड किया कि अब डीएनए को देखा जाए। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जो चैप्टर्स पढ़े वहां हम लोग को ये बता दिया गया, लेकिन अब जो है हम लोग को डीएनए को आगे देखना है कि डीएनए क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, उसके वैरायटी क्या है, उसके प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है ना इस चैप्टर में बेसिकली आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। इवन आपका डीएनए का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज आपका जो होता है रेप्लिकेशन, है ना, रेप्लिकेशन देखेंगे, फिर आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर आपका ट्रांसलेशन होगा। तो बहुत सारे मेथड है जो यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। ये स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये आपका बेसिकली इसका बेसिक आपका क्लास 11th में जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर होते हैं ये उसी से आपका रिलेटेड है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद कीजिए वहां पे डीएनए के स्ट्रक्चर और इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया गया है। तो जो इसके बेसिक होते हैं वो आपका क्लास 11 से भी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक से भी उठाएंगे, कुछ बेसिक से भी उठाएंगे और कुछ इस चैप्टर से भी टच करेंगे और कुछ इस चैप्टर से बियॉन्ड जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे उसको भी कोरिलेट करेंगे और ओवरऑल मिला के आपको एक कंक्लूजन बनाकर देंगे। कैसा लगेगा, मजा आएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से। तो बेसिक का एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया कि बेसिक हमारा स्टार्ट होता है सेल से। यहां तक तो हम लोग को पता चल गया है, अब इसके आगे हम लोग को जानना है। ठीक है, यहां तक तो सर पहुंच गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आइए। तो ये कहानी स्टार्ट होती है सेल से जो डीएनए तक पहुंच गई है। इसके बाद जो है अब जो कहानी है, जो स्टोरी है वो अपना मोड़ ले लेती है और वहां पे जो टर्निंग पॉइंट आता है वो टर्निंग पॉइंट लाने वाले
आपके होते हैं फ्रेडरिश मेशर एंड और इसके साथ और एक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली फ्रेडरिश मेशर ने ही यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए इन्हीं का नाम हम लोग याद रखते हैं और इन्हीं को हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस स्टोरी में जो टर्निंग पॉइंट आया है वो फ्रेडरिश मेशर ने लाया है, ठीक है। ये देखिए फ्रेडरिश मेशर discovered nucleic acid in pus cells, ठीक है। पस सेल क्या होते हैं आपको बताएंगे कि ये बेसिकली जो है ना आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। ये पस सेल आपका व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो बेसिकली बाद में डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये पस सेल हो गए, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1869, ठीक है। ये बेसिकली आपका 1869 में पस सेल जो है उसके न्यूक्लियस, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को वो आइसोलेट किए और आइसोलेट करने के बाद उन्होंने देखा कि देयर इज समथिंग, ठीक है। और उस समथिंग को मेजरली उन्होंने डीएनए समझा। क्या समझा? डीएनए समझा, ठीक है। तो देखिए ये कहानी अब जो है टर्निंग पॉइंट लिया है वो फ्रेडरिश मेशर ने। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डीएनए के प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन फ्रेडरिश मेशर ने डिस्कवर तो कर दिया बट उनका नाम नहीं वो जान सके कि आखिर उसका नाम जो है वो क्या है। तो उन्होंने उनका नाम क्या दिया देखिएगा, ही नेम्ड, ठीक है, एज न्यूक्लिन। उन्होंने इसका नाम जो है न्यूक्लिन दिया। क्यों न्यूक्लिन दिया भाई? तो आपको थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड लग रहा होगा, न्यूक्लिन, दैट इज, आप सोच रहे हैं कि हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, है ना, वो तो खैर मिल ही रहा है, बट यहाँ पे न्यूक्लिन का मेजर जो आप कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम आपको मिलेगा न्यूक्लियस से। तो फ्रेडरिश मेशर ने जिस मटेरियल और जिस सब्सटेंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया वो कहां किया? पस सेल के न्यूक्लियस में किया। तो उस समय पर्टिकुलर नाम नहीं मिलने के कारण, पर्टिकुलर नेम नहीं मिलने के कारण उन्होंने उसका नाम जो है ना क्या रख दिया? न्यूक्लियन रख दिया, क्योंकि उन्होंने आइडिया लगाया चलो कुछ भी नाम ना हो तो कम से कम ये नाम तो हम लगा सकते हैं ना कि मैंने उसको न्यूक्लियस में डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस में डिस्कवर होने के कारण ही उसका नाम हो गया न्यूक्लियन, क्योंकि बहुत सारे नेमिंग के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। तो वो रीजन यहाँ पे ये चीज था। तो इसको आप याद रखेंगे कि फ्रेडरिश मेशर ने न्यूक्लियन किस रीजन से कहा? बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो आप यहां पे लिख सकते हैं as it was discovered from the nucleus भी कह सकते हैं। चलिए इस न्यूक्लियस में मिलने के कारण ही इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। चलिए यहां तक हम लोग को समझ में आ गया है कि स्टार्ट हो चुका है आपका डीएनए के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेडरिश मेशर यहां सबसे पहला रोल आया, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड हम लोग आपको समझने के लिए, आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये हम यहाँ इंडिकेट किए हैं कि फ्रेडरिश मेशर ने कुछ खोजा। अब कुछ का नाम तो देना चाहिए ना, तो यहाँ नाम मैंने न्यूक्लिक एसिड दिया, लेकिन उस समय याद रखना आपको कि न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं था, उस समय नाम था दैट इज न्यूक्लिन। बाद में लेटर यानी कि बाद में, ठीक है, जो अनदर साइंटिस्ट है दैट इज अल्टमैन, ठीक है, नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड। ये
ये देखिए आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1889। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है एक और साइंटिस्ट के नाम, एक और इस स्टोरी के हीरो का नाम, जिनका नाम हो गया अल्टमैन, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड नाम दिए। जितने भी मैंने अंडरलाइन और बॉक्स बनाए हैं रेड कलर से, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव व्यू से भी और आपको नॉलेज व्यू से भी, ठीक है। तो हो गया आपका डिस्कवर हुआ न्यूक्लिक एसिड, बट उस समय पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चल गया कि दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। अब इसके रीजन तो हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लिक क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुआ था, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये भी जानना है कि न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों पड़ा, क्या रीजन था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। तो वो रीजन इसलिए था, अब देख रहे होंगे ना, एसिड दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये जो मटेरियल्स यानी कि जिसको न्यूक्लियन कह रहे हैं, जिसको आपका फ्रेडरिश मेशर ने डिस्कवर किया था, उसके जब उसको स्टडी किया गया ना और थोड़ा अच्छा से देखा गया, ठीक है, तो पता चला कि उसमें उसका जो प्रॉपर्टी था वो एसिडिक था, और एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण ही उसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। कितना सिंपल है ना। तो लिख सकते हैं ऐड करके हम लोग, ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। चलिए, ये आपका एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ना, आप ये भी याद रखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, और इस वजह से इसका नाम जो है आपका न्यूक्लिक एसिड पड़ा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड तो हम लोग जान गए हैं, अब जानेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज है जो मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बनाती है, या फिर न्यूक्लिक एसिड को और हम थोड़ा स्टडी करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे अंदर की तरफ कि आखिर न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं, जो टॉपिक होगा नेक्स्ट होगा दैट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये भी बताएंगे आपको कि कौन से कंपोनेंट के कारण जो है ये न्यूक्लिक एसिड बना, ठीक है। चलिए, तो ये कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में आपको मेजरली 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। नंबर 1 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम लोग फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। और इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि ये फॉस्फोरिक एसिड जो है उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेसिकली आपका ना ये होता है आपका H3PO4 ना, फॉर्मूला में बात करेंगे H3PO4, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। ये केमिस्ट्री की बात है, बायोमोलिक्यूल्स में आपके यहाँ पे है 5 इसके होते हैं और जिस कारण से 5 बॉन्ड बनाते हैं ये, तो यहाँ पे हम लोग O लगा देंगे, O4 होना चाहिए, 4 हो गया, और यहाँ पे सबके साथ H लगा देंगे हम लोग, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3। तो देख लीजिए आप H3 हो गया, P 1 हो गया है और O4 हो गया है, तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको लग रहा होगा ना कि मैंने ये फॉस्फोरिक एसिड लिखा है, इट मींस कि इसी एसिड के कारण इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। अब न्यूक्लिक एसिड या फिर आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट है जिसको हम न्यूक्लिन कहें, तो वो बेचारा अब यहाँ पे कह सकता है फॉस्फोरिक एसिड को कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम जो है वो क्या पड़ गया, न्यूक्लिक एसिड पड़ा। अगर तुम वहां नहीं मिलते तो मेरा नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड बोला, कोई बात नहीं है ना, आखिर मेरे नाम से तुम्हारा नाम हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम सिंपली उसको कहते हैं सुगर। वो सुगर होता है, लेकिन वो सुगर आपका 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, उसको पेंटोज सुगर कहते हैं, ठीक है। पेंटोज सुगर, इट इज द नेक्स्ट वन, पेंटोज सुगर। पेंटोज है ना, बेसिकली ये कार्बन के जो नंबर होते हैं अलग अलग
उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। तो यहाँ जो शुगर प्रेजेंट होता है वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेंटोज शुगर होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 वैरायटी के शुगर मिलेंगे, वो भी पेंटोज। उसमें से एक जो मिलेगा आपका, एक मिलेगा आपका यहाँ पे राइबोज, एक मिलेगा उसका नाम है राइबोज, ठीक है। और दूसरे जो वैरायटी होंगे ना, दैट इज डीऑक्सीराइबोज। देखिए एक हो गया आपका यहाँ पे राइबोज और दूसरा हो गया डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये भी बायोमोलिकुल्स में आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि राइबोज के स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। जैसे कि यहां अगर हम बनाएं तो एक देख सकते हैं बना के 5 कार्बन वाले होंगे कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे आपका कार्बन आ जाएगा 1 2, ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये 3 नंबर कार्बन हो गए, ये 4 नंबर कार्बन हो गया और इसके ऊपर एक 5 नंबर कार्बन अटैच्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल यहाँ पे होते हैं एटम्स वो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देखें तो ये हो गया OH हाइड्रोक्सिल और यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे आपका H हो जाएगा, नीचे आपका OH हो जाएगा, फिर सेम यहाँ भी H हो जाएंगे, नीचे OH हो जाएगा और यहाँ पे आपका H2OH ऐड हो जाएंगे और इस जगह पे आपका सिंपली H हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपके राइबोज। अभी दोनों में डिफरेंस को भी देखेंगे हम लोग, डिफरेंस तभी बता पाएंगे ना जब हम लोग इसको भी देख लें, तो हम लोग इसको भी देख लेते कैसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ना आपका बोर्ड क्लीन करना होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। ये नाम जो आप देख रहे हैं राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, इस नाम का जो लिंक होगा वो अभी आपको तुरंत आगे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। इसलिए इस नाम को अभी आप याद रखना, अभी काम आएंगे। चलिए हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर के लिए। तो हम इसके स्ट्रक्चर को ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर, हम देख लेंगे सेम 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, तो जस्ट उसी के जैसा यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ भी हम कार्बन के नंबरिंग को दिखा देते हैं, 1, ये 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, इसके ऊपर आपका 5 नंबर हो जाएंगे। एडिशनल आइटम्स यहाँ दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे उसी तरह से सेम है OH एंड H, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये जो 2 नंबर कार्बन होते हैं, 2 नंबर पे जो कार्बन पे होते हैं उस पे आपका हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं रहते हैं, यानी यहाँ पे ये गायब हो जाता है, ठीक है। वो रीजन आप बायोमोलिकुल्स में और केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। अभी अगर उसको पढ़ाए ना तो हम लोग का चैप्टर कुछ और हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे OH हो जाएंगे और जैसा कि यहाँ पे सेम था वो सेम रहेगा। डिफरेंस बस इतना ही है कि ये जो OH आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम यहाँ से ब्लैक पेन से यहाँ पे आपको घेर के दिखा देते हैं, ये वाले है ना, यहाँ पे ये वाले, यही दोनों में मेजर यहाँ पे डिफरेंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आपका OH आयन ज्यादा है और OH आयन यहाँ पे कम है, यानी कि आपका डीऑक्सीराइबोज में, इस वजह से यहाँ पे OH के कम होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ देखिएगा कि जो राइबोज होंगे ना वो आपका न्यूक्लिक एसिड में है और डीऑक्सीराइबोज भी न्यूक्लिक एसिड में है। अब आप बोलिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड में है? पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन इज डीएनए एंड अनदर दैट इज आरएनए। चिल्ला के बोल रहा सर मैं हूं आरएनए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक हो गया डीएनए, एक हो गया आरएनए। अब नाम को मैच कीजिए तो मालूम चलेगा डीएनए में डी मिल रहा है, यानी कि ये वाली शुगर जो अभी हम यहाँ ड्रॉ किए हैं ये मिलेगा किसमें? डीएनए में, यानी ये आपको कंपोनेंट बेसिकली आपको देखा जाएगा डीएनए में। और ये वाली जो कंपोनेंट है राइबोज ये मिलेगा आरएनए। दोनों आर आर मोसेरा भाई मिला दीजिए, डी डी चचेरा भाई बना दीजिए, ठीक है, कोई भी बना दीजिए। चलिए तो ये आपको समझ में आगे भी आपको आएगी, क्योंकि फिर से हम इसको रिपीट भी करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ फिलहाल आपको बता दें क्योंकि यहाँ हम उसके कंपोनेंट को देख रहे हैं इसीलिए। तो ये आरएनए में इस वाली शुगर प्रेजेंट होगी और डीएनए में ये वाली शुगर प्रेजेंट होगी, इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल, है ना, ज्यादा स्टेबल होता है।
अब यहां देखेंगे आपका, ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा वो देखेंगे नंबर 3। चलिए नंबर 3 की बात करेंगे तो ये होगा आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर, है ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो बेस पेयर्स आते हैं वो बेस पेयर बेसिकली यहाँ कौन कौन से होते हैं, पहले इसको लिस्टिंग कर दे आपको, फिर हम कुछ इसके बारे में ना इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे आपको। तो जैसे कि आपका हो गया एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। So basically these are the 5 nitrogenous base pairs are present in the nucleic acid। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बाद में देखेंगे कि अलग अलग जो न्यूक्लिक एसिड होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। फिलहाल आप जानिए कि न्यूक्लिक एसिड में 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं, जिसमें से नाम आपका है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इस वाले फैमिली में इतने मेंबर होते हैं। ठीक है,